हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाली हूँ आपकी नेक्स्ट बनारस ट्रिप के लिए, और साथ में 3 दिनों की आइटिनरी भी बताने वाली हूँ कि लाइक आप बनारस कैसे जा सकते हो, कहाँ पे स्टे करना चाहिए, कितने दिनों का प्लान करना चाहिए, बनारस घूमने के लिए कौन सा मंथ टाइम बेस्ट रहता है। सारी चीजें मतलब मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि भाई कितना खर्चा आएगा बनारस घूमने के लिए, कितने दिनों के लिए, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पक्का से पूरा वॉच करना। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो, बनारस घूमने का जो बेस्ट टाइमिंग है ना हमारा, वो है अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक आप आराम से घूम सकते हो, क्योंकि उसके बाद बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो आप घूम नहीं पाओगे सही से। सो यही है बेस्ट टाइम। तो अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। तो देखो, बनारस ना आप बस या ट्रेन किसी भी चीज से आ सकते हो। वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो हम आए थे पटना से बनारस, तो वहाँ पे मुझे स्लीपर का लगा था 200 रुपए, तो ये काफी था। वैसे डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा टिकट लेते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई बनारस हम कैसे घूमने जाएंगे। तो देखो, कभी भी बनारस अपने पर्सनल कार वगैरह से बिल्कुल मत आना, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा लगती है वहाँ पे, बहुत गंदी वाली। तो आप बहुत बुरा फंसने वाले हो। तो कार वगैरह से मत आना, वहाँ पे आप ऑटो रिक्शा या फिर आप खुद के पैरों के सहारे आप घूमोगे, वो सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि ऑटो रिक्शा भी ना एक पॉइंट तक ही आपको जाके छोड़ेगी, तो आपको दिक्कत हो सकती है। और वो जो होता है ना भाड़ा, रेंट भाड़ा, सच में बहुत ज्यादा है। आपको कुछ कुछ दूर पे छोड़ देंगे वो लोग और लूट लेंगे 200-300 रुपए ऐसे ही। तो आप ना अपने पैरों के सहारे ही घूमो गलियों में। बनारस में वैसे भी आपको चलना पड़ेगा, तो आप कंफर्टेबल शूज पक्का से पहन के आना, कोई स्लीपर वगैरह पहन के मत आना, नहीं तो पैर का दशा हो जाएगा बहुत गंदा वाला। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं होटल रूम की। भैया बनारस तो आ गए, पर रहे कहाँ, स्टे कहाँ करें, ये तो बता दो। तो देखो, आप ना गदौलिया चौक पे अपना स्टे बुक कर लेना। वहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, धर्मशालाएं मिल जाएगी, हॉस्टल्स मिल जाएगी। हर जगह आपको बनारस में ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। अगर मैं रेंट की बात करूँ ना, तो 500 रुपीज से स्टार्टिंग रेंज हो जाता है रहने के लिए। अगर आप हॉस्टल वगैरह लेते हो ना, ग्रुप वगैरह में हो, तो आपको काफी सस्ते में पड़ जाएगा। बाकी आप होटल वगैरह लेते हो तो वही सेम प्राइस 1000 रुपए से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और हाँ, वहाँ पे बार्गेनिंग करना पक्का से, ये नहीं कि 1800 अगर कोई होटल वाला बोले तो आप फटाक से 1800 दे के आ जाओ, नहीं। अब बोला भैया 1000-1200 में आप दे दो, वो दे देंगे। थोड़ा सा करना, नहीं तो आप बिक जाओगे ऐसा समझ लो। बाकी बनारस में 5 स्टार होटल भी है, तो आप ले सकते हो भाई, अमीर लोग। और जो भी होटल, हॉस्टल या फिर धर्मशालाएं हैं ना, वो सब आप गूगल मैप कर लेना, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, सो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि बनारस में सबसे पहले कहाँ पे जाए और कैसे घूम सकते हैं। तो देखो, डे 1 पे आप सुबह सुबह आ जाओ काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए। 4 बजे सुबह में आना, नहीं तो 6-7-8 बजे जाओगे तो लंबी चौड़ी लाइन में आपको लगनी पड़ सकती है, और 4-5 घंटे तक तो आप ऐसे ही लाइन में ही रहने वाले हो। ये मंदिर ना 4 बजे मॉर्निंग में खुल जाता है और रात के 12 बजे बंद होता है। तो आप आराम से 4-5 बजे सुबह में आके दर्शन कर लेना। पास में अन्नपूर्णा मंदिर भी है, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहती हूँ। यहाँ पे ना प्रसाद में बहुत ज़्यादा ठगी होता है, लॉकर वगैरह में फ़ोन वगैरह रखना होता है। तो देखो, फ़ोन जमा होता है, फ़ोन मतलब मंदिर में फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन आप ना सरकारी लॉकर में अंदर जाकर रखना मंदिर के, ठीक है। बाहर में जो रखोगे ना, वो 500-1000 का तो ऐसे ही बिल बना देंगे। फ्री फ्री नहीं रहता है वो, 500-1000 का बहुत ज्यादा का प्रसाद देंगे वो। तो आप कोशिश करना कि आप 50-100 रुपए का ही प्रसाद लो, और फोन भी बदले में वो लोग रखने देने। तो बहुत ज्यादा आपको वो हो जाएगा, मतलब पैसे देने पड़ सकते हैं। इस वजह से आप इस चीज का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा वो सब मत खरीदना। और फिर आ जाओ आप काल भैरव टेम्पल दर्शन के लिए। वैसे कहा जाता है कि यहाँ पे आपने दर्शन नहीं किया तो आपका कुछ भी पूरा नहीं होने वाला है, काशी आने का व्यर्थ हो गया आपका, ये कहा जाता है। तो पक्का से काल भैरव मंदिर तो पक्का से विजिट करना ही। फिर आप आसपास आ सकते हो, यहाँ पे ना लोकल फूड आपको मिल जाएंगे, लाइक लक्ष्मी चाय वाला, राम भंडार की कचौड़ी। तो पूजा पाठ करने के बाद ना यहाँ पे आप नाश्ता वास्ता कर सकते हो। अच्छा है, ये दोनों शॉप मुझे अच्छा लगा पर्सनली, यहाँ का फूड मुझे बहुत टेस्टी लगा। फिर आप आ जाओ संकट मोचन हनुमान मंदिर। अब आप बोलोगे कि हमने तो खा लिया था भाई, तो देखो, आप दूसरी जगह जाओगे ना तो कितने देर तक भूखे रहोगे। तो आप दर्शन करके डायरेक्ट आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि फूल आपको चढ़ाना ही है। वैसे भी वो लोग ऐसे पूजा करने नहीं देते हैं सामने से कुछ भी, तो आपको दूर से ही सब कुछ करना होता है। तो आप दर्शन करके भी आ सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे खाली हाथ भी जाते हैं, बिना फूल पत्ती लिए हुए। बस दर्शन अच्छे से श्रद्धा के साथ जाओगे ना, तो सब बराबर है, भगवान सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाहर आप निकलोगे ना मंदिर के बाहर, तो वहाँ पे आपको चाची की कचौड़ी मिलेगी और पहलवान जी की लस्सी। भाई इसको, इन दोनों फूड को पक्का से ट्राई करना, बहुत सही था, मुझे बहुत सही लगा। चाची की कचौड़ी भी और वहाँ की जलेबी
भी सच में बहुत क्रिस्पी थी। और पहलमान की लस्सी भी मुझे बहुत सही लगी। ब्लू लस्सी के बारे में हमने काफ़ी बुराई सुना था, तो हम वहाँ पे गए ही नहीं भाई, गलती तो करनी ही नहीं है मुझे। हाँ, तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, दोपहर से लेकर और शाम तक। तो दोपहर के टाइम में आपका मन जहाँ पे वहाँ घूम सकते हो, बट हम गाइड कर रहे हैं तो हम थोड़ा-सा आपको ज्ञान देंगे। तो देखो, दोपहर के टाइम में आप मणिकर्णिका घाट घूम सकते हो, फिर आप घूमते-घूमते ना शाम तो हो ही जाएगी, फिर आप आ जाओ, फटाक से आ जाओ दशाश्वमेध घाट फॉर गंगा आरती के लिए, क्योंकि वहाँ पे 6:30 बजे से गंगा आरती शुरू हो जाती है। उससे आप 1 घंटे पहले पहुँच जाना और कहीं पे कोने पे जगह पे बैठ जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आरती के टाइम में ना भीड़ हो जाती है। तो आप आरती से 6:30 बजे होती है, तो आप थोड़ा पहले चले जाना, 1 घंटा पहले चले जाना, ताकि आपको जगह मिल जाए वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे क्या सीन है ना कि वीआईपी चौकी भी आपको मिलता है, लाइक चौकी बैठने वाला, ठीक है। उसका जो टिकट प्राइस रहता है ना, वो रहता है 250-300 रुपये। तो अगर आपको वीआईपी वाले में सामने में एकदम बगल से आरती देखनी है, बत्ती वगैरह डालना है दीप वगैरह में, तो आप 250 दे सकते हो। वैसे तो भगवान के लिए हम सब बराबर हैं, तो आप सीढ़ी वगैरह पे कहीं पे भी ऐसे बैठ सकते हो फ्री में। तो अब हम लोग बात करेंगे डे 2 की। तो सुबह सुबह आप आ जाओ 80 घाट गंगा आरती के लिए। सच में यार बहुत ही ज्यादा सुकून देने वाला ये वाला गंगा आरती रहता है। मतलब शाम वाली आरती अलग होती है और सुबह वाली आरती का तो बात ही अलग रहता है। दोनों आरती अलग अलग है, ऐसा नहीं कि शाम वाले में चले गए तो सुबह वाले में नहीं जाएंगे, नहीं भाई, दोनों बहुत अलग अलग है। आरती की बात, यहाँ पे आप बोट राइडिंग का मजा ले सकते हो, जिसमें कि आपको बहुत मजा आने वाला है। ऐसे चल चल के घाट घूमोगे, बट बोट से घूमोगे, उसका बात ही अलग रहता है। यहाँ पे आप शेयरिंग के हिसाब से भी जा सकते हो। शेयरिंग वाला बोट वही आपको पड़ने वाला है 200-250 रुपये पड़ने वाले हैं शेयरिंग वाले में। अगर आप पर्सनल बोट करना चाहते हो, हम लोगों ने यहाँ पे पर्सनल किया था, तो यहाँ पे हम लोगों को पड़ा था 1700 रुपये, ठीक है। तो वो लोग 2000-2200 ऐसे करके बोलेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ तक, कितने घाट तक घूमना है। हमने भैया बोल दिया कि हमको 84 घाट तक घूमना है, तो वो 1700 रुपये लिया था उन्होंने। लेकिन बार्गेनिंग स्किल्स मेरी बहुत गंदी है, इस वजह से इतना भी पड़ा। लेकिन अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो वही 1000-1200-1300 के आसपास आपको वो लोग घुमा देंगे पर्सनल बोट करके, ठीक है। और इतना करने के बाद आपके पास और भी पूरा दिन बचने वाला है, तो आप आराम से अपने हिसाब से गलियां एक्सप्लोर कर सकते हो, फूड ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बनारस में भाई जितना घूमोगे उतना आप जानोगे बनारस के बारे में। डे 3 पे आप सारनाथ जा सकते हो। यार सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है, और यहाँ पे साड़ी की ना मैन्युफैक्चरिंग भी आपको मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से ना। यहाँ पे प्राइस वगैरह बहुत सही आपको मिलने वाला है, प्रोडक्ट भी बहुत सही मिलने वाला है। अंदर में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, बट हाँ, अगर आपको बनारसी साड़ी खरीदनी है ना, इस तरह की साड़ी वगैरह, अच्छी सुंदर सी साड़ी, तो आप यहाँ से खरीद सकते हो सारनाथ में। आप कभी किसी को बोलोगे ना कहीं पे भी कि भैया कहाँ पे साड़ी की शॉप है, तो वो लोग आपको पहुंचा देंगे। वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सी साड़ियाँ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सारनाथ घूमने के बाद आप बीएचयू जा सकते हो। सच में यार कमाल की यूनिवर्सिटी है, आपको वहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। काफी बड़ा है, तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर में आ जाती है घूमने के लिए। साथ में वहाँ पे विश्वनाथ टेम्पल है, तो वहाँ पे आप पक्का से विजिट करना, प्रणाम करना। और उसके बाद बाहर में ना भाई कोल्ड कॉफी मस्त सी मिलती है वहाँ पे, तो वहाँ का पक्का से ट्राई करना। कोल्ड कॉफी और लस्सी मस्ट, ठीक, मस्ट है। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप लोग सोच रहे होंगे वही ये तो आधे से ज़्यादा खाने पीने की बात कर रही है। मुझे बहुत अच्छी लगी, इस वजह से मैं बोल रही हूँ इतना, और कुछ भी नहीं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ। देखो, बनारस में जो भी आपको फेमस फूड जो कि हाइप बना के रखा है ना लोगों ने इंस्टा पे, उस पर बिल्कुल भी मत जाना। वैसे एक रील्स मैं डालूंगी इस पे अपने इंस्टा पे। देखो, बनारस का क्या सीन है ना कि जो भी फेमस फूड है ना, कुछ ही बढ़िया है, ठीक है, कुछ ही बढ़िया। जैसे कि ब्लू लस्सी शॉप देख लो, काशी चाट भंडार, जिसमें कि लाइक अंबानी जी भी बुलाए थे अपने बेटे की शादी में। बहुत बेकार, ठीक है, बहुत बेकार। दीना चाट भंडार, जो वहाँ पे मैंने टमाटर चाट ट्राई किया, भाई टेस्ट ही समझ में नहीं आया मुझे। उससे अच्छा आप लोकल फूड जो भी है ना, जो फेमस नहीं है, एकदम छोटे छोटे जो शॉप है ना, उसमें आप ट्राई करो, बहुत सही खिलाएंगे वो लोग। लेकिन फेमस वाला जितना है ना भाई, पैसे वेस्ट हैं, टोटली टाइम पैसे सब वेस्ट हो जाएगा, एनर्जी। उतना दूर हम लोग चल के जाते थे और बहुत बेकार फूड मिलता था। तो कभी भी वो जो हाइप बना है ना, उसमें मत जाना। जहाँ पे आपको जो मिले वो खा सकते हो। काफी ज्ञान हो गया। तो अगर आप बनारस जाते हो ना, तो अपनी फैमिली के लिए पक्का से शॉपिंग करना। हमने भी किया, अपनी मम्मी के लिए एक साड़ी ली यहाँ से, बहुत सही प्राइस है। मतलब 5-6 हजार की साड़ी है ना, मुझे कितने में मिली पता है? 1000 रुपए में, सिर्फ और सिर्फ। भाई मजा ही आ गया। और सुबह का टाइम था, तो अंकल जी ने ज्यादा वो भी नहीं किया कि हाँ भाई ये वो
जतरा खराब हो जाता है, इस वजह से हम सुबह सुबह चले गए तो वो खरीद के ले जा रहे थे। भैया चलो मैन्युफैक्चरिंग वाले से लेना, उसमें क्या होगा ना, वो लोग ज़्यादा प्राइस नहीं लेते हैं और साड़ी बहुत सुंदर थी। तो आप अपनी फैमिली के लिए कोई भी जा रहे हो, खुद के लिए एक साड़ी तो लेते ही जाना। घर पे यार मम्मी को खुश करना है तो कुछ कुछ करते रहो ऐसा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई खर्चा कितना आएगा। रचना ये तो बता दो, तुमने बोला था लास्ट में। तो देखो मैं बताती हूँ आपको, डिपेंड ना आप पे करता है कि खर्चा कितना होने वाला है। वैसे पर पर्सन के हिसाब से 10,000 काफ़ी है, बट डिपेंड आप पे करता है। वही चीज़ है कि आप कैसे होटल में रुकते हो, कितना आपका कहाँ पे जा रहा है, घूमने में आप ज़्यादा पैर से चल रहे हो या फिर ऑटो रिक्शा ले रहे हो, वो आपको लूट रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम 10,000 बोले 10,000 ही लगने वाला है, नहीं। खाने पीने सारी चीज़ें पे डिपेंड करती है ये सारी चीज़ें। तो आप जितना से जितना हो सके आप ट्रैवल में थोड़ा कम खर्चा करो। आप पैदल जाओ ज़्यादा तो उसमें आपके कम खर्चे पड़ेंगे। होटल बहुत महंगा मत लो, सस्ता लो, अफोर्डेबल लो। 1,000 रुपये काफ़ी हुआ रहने के लिए। तो अगर आप सारी चीज़ें सस्ते सस्ते में लेते हो, ज़्यादातर पैदल चलते हो, तो 10,000 से कम में भी हो सकता है। वो डिपेंड टोटली आप पे करता है कि कितना खर्चा लगेगा, ठीक है। लेकिन 10,000 काफ़ी है, आप सब कुछ अच्छे से कर सकते हो। 10,000 में 3-4 दिनों के लिए काफ़ी है। और घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें, नमो घाट है और भी बहुत सारी चीज़ें, तो आप घूम सकते हो आराम से। वैसे तो बनारस घूमने के लिए ना कोई आइटिनरी काम नहीं करती है। बनारस घूमने के लिए आपकी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, बट हाँ, इसे आप फॉलो कर सकते हो। इस हिसाब से आपका अच्छा जाएगा, सब कुछ सही रहेगा। आप सब कुछ पहले से जानते रहोगे तो आप अच्छे से घूम पाओगे। तो चलिए, यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, मुझे बताना कि हम अच्छे से आपको समझा पाए या नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।